नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं अवधेश कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक आपने शुरू किया है। पहले अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर के बारे में आपको बताया गया है, उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में वेग स्थिरांक का अध्ययन कर रहे हैं। वेग स्थिरांक में या रेट कांस्टेंट में हम देखते हैं, यह अभिक्रिया लिखी है a + b = उत्पाद। ए और बी से उत्पाद बनता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होती है। ये ए और बी के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल लिखा है, R समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, या R बराबर लिखते हैं K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसमें K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसे दर नियतांक भी कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। परिभाषा निकालने के लिए हमने क्या किया? ए और बी का एकांक मान लिया है। यदि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो तब R का मान K के बराबर होता है। इस तरह से K की परिभाषा लिखी गई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, जबकि अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो या एकांक हो। अलग अलग अभिक्रिया के लिए इस K का मात्रक अलग अलग होता है, इसलिए इसका एक विशिष्ट मात्रक नहीं लिखा जाता है। हर अभिक्रिया के लिए यह मात्रक फिक्स होता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो है ताप पर निर्भर करता है। स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक का मान स्थिर होता है और ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इस आर्हेनियस समीकरण से हम इसको समझ सकते हैं। आर्हेनियस समीकरण लिखा है K बराबर A इंटू e -EA/RT। इसमें A जो है आर्हेनियस कांस्टेंट है, R गैस नियतांक है, T परम ताप है और EA सक्रियण ऊर्जा है या एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। समीकरण से देखने पर यह लगता है कि अगर हम T का मान बढ़ाएं तो EA/RT का मान घट जाता है और ये माइनस की घात घट जाती है, जिसके कारण K का मान बढ़ जाता है। इसलिए ताप बढ़ाने पर K का मान बढ़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी K का मान बढ़ जाता है और दाब और सांद्रता का K पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम दाब बढ़ा दें या अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दें तो K के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया की दर तो बढ़ जाएगी, लेकिन K का मान दिए हुए ताप पर नियत रहेगा। इस तरह से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपने बता रखा है। और इधर एक चीज और दिखाई गई है, ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप अंतराल पर वेग स्थिरांकों का जो अनुपात है उसे ताप गुणांक कहा जाता है। कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालें, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालें और उसका अनुपात रखें तो उसे ताप गुणांक कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर T पर वेग स्थिरांक का मान KT है, T+10 पर वेग स्थिरांक का मान KT+10 है, तब ताप गुणांक का सूत्र क्या होगा? KT+10/KT। और ताप गुणांक का मान K35/K25 भी लिखा जा सकता है। इसकी जगह पर हम 35 लिख सकते हैं, इस ताप की जगह पर 25 लिख सकते हैं। 2 से 3 के बीच में इसका मान आ जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम। आगे कहते हैं वेग समीकरण या वेग नियम। यहाँ पर हम रेट लॉ या रेट इक्वेशन कहते हैं। वेग नियम या वेग समीकरण, तो ये कहा जाता है वह समीकरण जो अभिकारकों की सांद्रता तथा अभिक्रिया की दर में संबंध को व्यक्त करती है, वेग समीकरण कहलाती है या वेग नियम कहलाती है। जैसे अभी आपने कहा है A + B = AB, तो इसमें अभिक्रिया की दर R बराबर हमने क्या लिख रखा है? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये समीकरण दर और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित कर रही है, इसलिए यह इस समीकरण का या इस रिएक्शन का वेग समीकरण है।
हम इस तरह से लिखे हैं ए इक्वल टू उत्पाद। तो अगर ए इक्वल टू उत्पाद लिख दें, ये कह देते हैं टाइम टी बराबर 0 पर ए की सांद्रता स्मॉल ए है, उत्पाद की 0 है। टी बराबर टी पर इसकी सांद्रता ए माइनस यक्स हो जाती है और इसकी यक्स हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा टाइम और बढ़ाएं, टी प्लस डी टी कर दें, तो ये सांद्रता थोड़ी सी और कम पड़ जाती है और यक्स में उतनी ही सांद्रता बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर लिखने का ढंग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर आर बराबर क्या रहेगा, समझ लीजिए डी एक्स अपान डी टी, मतलब बहुत सूक्ष्म समय डी टी में सांद्रता परिवर्तन डी एक्स है। तो इस अभिक्रिया की दर को डी एक्स अपान डी टी के पदों में लिख देते हैं और लिखते हैं इसको बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या डी एक्स अपान डी टी बराबर के इंटू ए माइनस यक्स। ये जो है समय टी पर सांद्रता है और ये समीकरण भी जो है क्या कहलाता है, वेग नियम या वेग समीकरण। इसमें सिंपली इस तरह से लिख दिया गया है। इसमें अभिक्रिया की दर को इस तरह से डिफरेंशियल वैल्यू में लिखा गया है डी एक्स अपान डी टी करके। तो अभिक्रिया की दर मतलब डी टी समय में सांद्रता परिवर्तन डी एक्स है, इसका मान किस पर निर्भर करता है, ए की सांद्रता पर, जो भी उपलब्ध सांद्रता है टी समय पर उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी दर समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी वेग नियम को व्यक्त करता है। इसके बाद में हम अन्य पदों को पढ़ते हैं, जैसे कहा जाता है अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अगला टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता क्या है या मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो इसको परिभाषित करने के लिए इस प्रकार लिखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं उस संख्या को आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अगर कोई अभिक्रिया कई पदों में हो रही हो, तो कई पदों में होने वाली अभिक्रिया में एक ऐसा पद होता है जिसका वेग सबसे कम हो, जो स्लोएस्ट स्टेप हो, उसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद कहते हैं। और ऐसे कई पदों में होने वाली अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणु भाग लेते हैं वह संख्या जो है क्या है, अभिकारक की मतलब अभिक्रिया की जो है आणविकता कहलाती है। इस तरह से अभिक्रिया की आणविकता आप जो है बताते हैं, उदाहरणों से व्यक्त करते हैं। मतलब केवल समीकरण को देखकर अभिक्रिया की आणविकता नहीं बताई जा सकती, यह एक सैद्धांतिक मान है और अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करता है, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उस पर निर्भर करता है। जैसे कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, जैसे आपने कहा H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। इसमें दो अणु इन्वॉल्व हैं, इसमें कहेंगे आणविकता कितनी है, तो कहेंगे आणविकता बराबर 2 है। इस तरह से आपने जो है अभिक्रिया लिखी N2O इक्वल टू N2 प्लस हाफ O2। तो ये अभिक्रिया में आणविकता जो है 1 है। इस तरह से जैसे आपने बताया है 3O2 इक्वल टू 2O3, इसमें आणविकता 3 है। इस तरह से ट्राई मालिकुलर हम इस रिएक्शन को इसको डाई मालिकुलर या बाई मालिकुलर कहेंगे, इसको यूनी मालिकुलर कहेंगे, इसको ट्राई मालिकुलर कहेंगे। इसकी आणविकता 3 है। कोई भी अभिक्रिया है उसकी आणविकता को इस तरह से देख करके जो है बताया जाता है। जैसे इस तरह से कहा गया CH3COO C2H5 प्लस H2O एथिल एसीटेट का जल अपघटन है, इसमें एसिटिक एसिड बनता है और एल्कोहल बनता है। इस एस्टरीकरण अभिक्रिया में दो अणु इन्वॉल्व हैं, तो कह देते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है क्या है, 2 है। इसमें आणविकता लिख देंगे बराबर 2, ये बाई मालिकुलर रिएक्शन है। इस तरह से अभिक्रिया की आणविकता के संदर्भ में पढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे अभिक्रिया की कोट या आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आगे आर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आप पढ़ते हैं। आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है या अभिक्रिया की कोट क्या है, उसको भी परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से परिभाषा सुनेंगे और नोट करेंगे। कहा जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों की कुल संख्या
अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों की कुल संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए जैसे इस तरह से कहा गया a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया के लिए मान लिया इस तरह अभिक्रिया की दर लिखी है R बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सांद्रता पदों पर जो घातें लगी हैं उनको जोड़ लेते हैं, कुल संख्या बताते हैं, m प्लस n ऑर्डर जो है होगा। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी तो कहेंगे m प्लस n होगी। अगर यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ जाता, तो कहा जाता अभिक्रिया की कोटि 3 है। तो अलग अलग अभिक्रियाओं की कोटि जो है निर्धारित की जाती है। यह एक प्रायोगिक तथ्य है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसका मान जो है अभिक्रिया का समीकरण देखकर नहीं बताया जा सकता। जब हम प्रैक्टिकली ग्राफ वगैरह खींचते हैं सांद्रता परिवर्तनों के बीच में समय के साथ, तब जो है इसका कोटि जो है प्राप्त होती है। और कोटि जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को विभाजित करते हैं, जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगले वीडियो को जो हमें उम्मीद है आपको केमिकल काइनेटिक्स के दोनों वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। कोई कमी नज़र आती है तो आप हमें कमेंट करके सूचित करें। हमें उम्मीद है कि आप इन्हें ज़रूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।